पुनः आपका स्वागत है। हम जॉन रॉल्स और उनकी पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं। तब मैंने आपको जॉन रॉल्स का एक लेख और 4 पुस्तकें करवाई थी। आप ज्यादा नहीं तो 1 या 2 पुस्तकें जरूर याद रखें। वैश्विक न्याय को लेकर उन्होंने 1999 में एक पुस्तक लिखी थी, द लॉ ऑफ पीपल। लेकिन जॉन रॉल्स को जब हम राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का जनक बोलते हैं, ये तब बोलते हैं जब उन्होंने पुस्तक लिखी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। 1969 में उत्तरवाद आया। इसके आते ही सिद्धांतों के उत्थान और पतन का विवाद खत्म हो गया। इसके आते ही तथ्य और मूल्य का जो विवाद चल रहा था वो बंद हो गया। इनके आते ही अनुभववाद, विज्ञानवाद एक तरफ था और आदर्शवाद और मानकीयता दूसरी तरफ थी। ये विवाद भी समाप्त हो गया और हमने देखा कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, एक नया पैराडाइम फिक्स कर दिया। फिर मैंने कोहन का पैराडाइम करवाया था। पैराडाइम में क्या होता है, पहले एक नियम सेट किया जाता है, फिर बाकी उसका या तो विरोध करते हैं या उसकी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये पैराडाइम होता है। नई चीज का निर्माण नहीं करते, ये पैराडाइम होता है। तो पैराडाइम जो पहले तथ्यात्मक पैराडाइम था उसको तो शिफ्ट किया गया, एक नया पैराडाइम लाया गया और बाकी फिर उसी की आलोचना और समर्थन में लग गए। नई चीज का निर्माण है। तब एक बड़ी जोरदार बात बोलता है इसका दोस्त नहीं, इसका विरोधी भी है, रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने क्या बोला जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में? न्याय सिद्धांत किसका? जॉन रॉल्स का। नोजिक कहता है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत इतना व्यापक है कि इस न्याय सिद्धांत के बाद आपके पास सिर्फ कितने रास्ते बचते हैं? 2 रास्ते बचते हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बाद आपके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप इसका क्या करो, समर्थन करो। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसका क्या करो। आपके पास तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता क्या होता है? एक नई चीज का निर्माण करना। आप नया पैराडाइम नहीं ला सकते। या तो आप इस न्याय सिद्धांत का समर्थन करो या इस न्याय सिद्धांत का विरोध करो। अब हम आगे इनको देखेंगे ऐसा क्या कर दिया जॉन रॉल्स ने कि बाकी के लिए रास्ता छोड़ा ही नहीं। सिर्फ कितने रास्ते छोड़े? समर्थन के या फिर विरोध के। ये मैं आपको जब नोजिक करवाऊंगा तब ये करवाऊंगा। तो ऐसे ही महान न्याय सिद्धांत, एक पैराडाइम शिफ्ट करने वाले न्याय सिद्धांत जॉन रॉल्स का था, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको करवाया न्याय का सामाजिक समझौता। मैंने इससे पहले करवाया एक है मूल स्थिति। ये कैसी स्थिति है? काल्पनिक स्थिति है। इससे हमें बाहर आना है। बाहर आ सकते हैं तो अब हमें एक और हाइपोथेसिस या कल्पना करनी पड़ेगी, अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा किसके आंखों पे, किसके दिमाग में छाया हुआ है? विवेकशील वार्ताकार। ये विवेकशील वार्ताकार जब न्याय के लिए समझौता करते हैं तो न्याय का ये समझौता क्या होता है? निष्पक्ष होता है। न्याय का ये समझौता उचित होता है। जस्टिस एज फेयरनेस। अब हम ये देखें कि न्याय का ये जो समझौता होगा ये निष्पक्ष और उचित कैसे होगा। विवेकशील वार्ताकार कैसे आपस में बात करके और समझौता करेंगे, सामाजिक समझौता न्याय का, वो निष्पक्ष और उचित कैसे होगा, फेयर कैसे होगा वो बिल्कुल। उसके लिए हमें फिर किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? अज्ञान का। हमें नहीं, किसने की? जॉन रॉल्स ने। काय की कल्पना की? अज्ञान के पर्दे की। अब हम पूछते हैं, देखते हैं अज्ञान का पर्दा क्या होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। फिर इन शब्दों को वापस जोड़ लेंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये जो विवेकशील वार्ताकार है
ये विवेकशील वार्ताकार आपस में क्या करेंगे? वार्ता, चिंतन करेंगे। चिंतन किस लिए करेंगे? न्याय के नियम बनाने के लिए। न्याय के नियमों से फिर क्या करेंगे? ये सामाजिक वस्तुओं का वितरण करेंगे उन नियमों के अकॉर्डिंग। जो नियम निर्धारित होंगे वस्तुओं का वितरण उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये वार्ता करके और सामाजिक समझौता करेंगे। लेकिन अगर हमें इस समझौते को निष्पक्ष और कैसा रखना है? उचित। जस्टिस का ये समझौता या न्याय का ये समझौता उचित रखना है या निष्पक्ष रखना है, तो हमें किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? अज्ञान के पर्दे की। ये जितने भी विवेकशील वार्ताकार हैं, ये सारे विवेकशील वार्ताकार, इनके आंखों के आगे या दिमाग में अज्ञान का पर्दा है। अब हम देखते हैं अज्ञान का पर्दा क्या है। ये किस मुद्दे के ऊपर अज्ञानी है? ये नहीं जानते अपनी स्थिति के बारे में, ये नहीं जानते अपने विशेषाधिकार के बारे में, ये नहीं जानते अपनी राष्ट्रीयता के बारे में, ये नहीं जानते अपने लिंग के बारे में, ये नहीं जानते अपने जाति के बारे में, ये नहीं जानते अपने धर्म के बारे में, ये नहीं जानते अपनी नस्ल के बारे में, ये नहीं जानते अपनी शुभ की अवधारणा के बारे में। इन चीजों को नहीं जानते हैं। इनका मतलब वो क्या है? आप कहते तो अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञानी है, तभी तो समझौता होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी समझौते में। ये अपने विशेष अधिकारों के बारे में और अपनी विशेष स्थितियों के बारे में, विशेष योग्यताओं के बारे में नहीं जानते। अच्छा, अपन चलते हैं और भारत में एक वस्तुओं का सही वितरण करने के लिए एक समझौता करवाते हैं। हमें सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटनी है, क्योंकि समाज में अन्याय है, और हमें क्या बांटनी है? सामाजिक। और उसमें से एक वस्तु का वितरण करना है। चलो हमें आत्म सम्मान बांटे, गरिमा बांटे, हमें गरिमा का बंटवारा करना है। अब गरिमा का बंटवारा करना है तो हमने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो भाई न्याय के नियम बताओ, गरिमा का बंटवारा कैसा होना चाहिए। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, विवेकशील वार्ताकार इकट्ठे हो गए। विवेकशील लोग कौन है? नहीं, जो मूल स्थिति के लोग हैं वो विवेकशील है। वो वार्ता ही तो करेंगे, झगड़ा थोड़ी करेंगे। आपस में क्या करेंगे? वार्ता करेंगे, समान रूप से बराबर बैठ के वार्ता करेंगे। तो वो सारे विवेकशील वार्ताकार आए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उनके आगे अज्ञान का पर्दा नहीं था। तो एक ब्राह्मण आया, एक राजपूत आया, एक किसान जातियों में से यादव गुजर इनमें से आया, और एक दलित आया। अब देखो क्या बांटनी है? गरिमा। अब पता है कि अच्छा नियम ये होता है कि गरिमा सबको समान रूप में बांटी जानी चाहिए, किसी की गरिमा कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही है न्याय का, ये तो सामाजिक अच्छा समझौता यही होता है कि सबको गरिमा बांटनी चाहिए। ब्राह्मण बोला नहीं भाई, ये समझौता मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं हूं ब्राह्मण और सदियों से मेरी गरिमा क्या रही है? सर्वोच्च रही है। तो मैं ऐसे किसी भी नियम के ऊपर एग्री नहीं होऊंगा जिसमें समान गरिमा का नियम हो। मैं ऐसा कोई न्याय का नियम नहीं मानूंगा। राजपूत कहेगा मैं मान तो लूंगा, लेकिन इसको बराबर है नहीं आने दूंगा, इसके बराबर मान लूंगा, हम दोनों के बराबर कर दो। ये बोले कि मैं भी मान लूंगा लेकिन इसको बराबर नहीं आने दूंगा, हम तीनों की भले ही बराबर कर दो। ये बोला कैसे बराबर कर दे, मैं तो बड़ा हूं, तेरे बराबर नहीं आऊंगा मैं। ये बोला चल मैं भी बड़ा हूं, मैं इसके बराबर नहीं आऊंगा, पर मैं तेरे बराबर तो पक्का ही आऊंगा। समझौता हो जाएगा क्या? ये बोला भैया मुझे भी बोलने का मौका दो, मुझे ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं है, मैं ऐसा कोई न्याय का नियम नहीं बनाना चाहता समझौता करके जिसमें तुम तीनों की तो गरिमा हो और मेरी गरिमा। बताओ समझौता हुआ क्या? मान लेते हैं कि ये आदमी होशियार था और इसने कहा देखो मेरे परदादा ये थे, मेरे दादा ये थे, हमारे पास ज्ञान था, हम पढ़ते आए हैं, मैं चतुर्वेदी हूं। इन तीनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। उन तीनों ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो गरिमा किसके पक्ष में ज्यादा चली गई? अब
बाकी तीनों ने स्वीकार किया उसको, तो इसका मतलब वो विवेकशील नहीं थे, उनको मूर्ख बना के समझौता किया। तो ऐसे समझौते को हम निष्पक्ष रुचि समझौता कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते भाई समझौते को। तो क्या करना पड़ेगा? उनके आगे क्या डालना पड़ेगा? अज्ञान का पर्दा। अब चलते हैं और कुछ बांटते हैं। ये तो गरिमा तो अपने भारतीय समाज के संदर्भ में आपके समझ में आ गई। हम बांटते हैं धन और संपदा। वो तो मंत्रालय समझ में आता है, धन और संपदा। देखा ना क्या क्या थी? अधिकार और स्वतंत्रताएं, अवसर और शक्ति, धन और संपदा और गरिमा, ये चीजें बांटनी है। अब अपन धन और संपदा बांटते हैं। धन व संपदा, गड़बड़ हमने क्या कर दी? क्या नहीं लगाया? अज्ञान का पर्दा नहीं लगाया। नहीं लगाया तो एक आ गया अमीर और एक आ गया गरीब, और बांटनी है धन और संपदा। हर एक आदमी के पास होनी चाहिए ना ये, तभी तो वो न्याय होगा, वरना अन्याय हो जाएगा। तो अमीर बोला कि चलो भाई समझौता करते हैं, गरीब बोला हाँ भाई आजा करते हैं समझौता। धन और क्या बांटनी है? संपदा। तो वो अमीर गरीब से बोला काहे का समझौता भाई? बोला अपने बराबर होना चाहिए ना, समान, मेरे पास भी तो कोई समान होना चाहिए। वो बोला नहीं भाई मैं अमीर हूं, मेरे पास पहले मेरे बाप दादे के, मैंने भी मेहनत की, मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। गरीब बोला यार तू कुछ नहीं देगा तो क्या समझौता कर ले, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा समझौता कर दे। और ऐसा समझौता मैं नहीं करूंगा जिसमें मुझे कुछ मिले ही नहीं, मैं ऐसा समझौता क्यों करूं? तो दोनों आपस में कोई समझौता। बाई चांस इससे अमीर ने क्या किया? पुलिस से धमकाया किसको? गरीब को, इसके समझौता करवाओ, इससे समझौता करो। तो क्या ऐसा समझौता निष्पक्ष उचित होगा क्या? नहीं होगा। तो अपने को समझौता क्या रखना है? निष्पक्ष और उचित रखना है। तब हमें अज्ञान का पर्दा ताड़ना पड़ेगा। तब जब लोग अपने विशेषाधिकारों को भूल जाते हैं, जब अपनी क्या भूल जाते हैं? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भूलना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीयता नहीं भूलोगे तो न्याय नहीं होगा, वरना जर्मन्स कहेंगे हम तो आर्य हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, और ये बाकी हैं, ये तो मूर्ख हैं, तो गधे हैं, इनके कुछ भी लगते नहीं, हमको कुछ नहीं देंगे हम इनको, तो हम तो श्रेष्ठ रहेंगे, ये निम्न रहेंगे। निम्न कहते ही, और अब न्याय नहीं है बल्कि क्या है? अन्याय है। अब राष्ट्रीयता का मुद्दा आ गया। श्वेत बोले हमारी श्वेत राष्ट्रीयता, हम इस देश के मालिक, हमने इस देश को विजित किया, तुम अश्वेत लगते क्या हो इसके? तो दोनों की गरिमा में क्या आ गया? भेद आ गया। तो उनको क्या बुलानी पड़ेगी? अब आपको लिंग बुलाना पड़ेगा, वरना अगर लिंग नहीं बोले तो पुरुष बोलेगा हाँ भाई काहे का समझौता? कोई समझौता नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा, न अधिकार दूंगा, न स्वतंत्रता में हिस्सेदारी करूंगा, न धन और संपदा में हिस्सेदारी करूंगा, मैं तेरे नाम कुछ नहीं करूंगा, न मैं तेरे को गरिमा दूंगा, ठीक है, न तेरे को पद लेने दूंगा। ऐसा ही कुछ जातियां अड़ जाएगी। तो इनके दिमाग में से ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? इनके दिमाग को साफ करना पड़ेगा। अब इनके दिमाग में न तो ये है कि हम महिला है या पुरुष है, न ये है कि हम किस देश के हैं, न ये है कि हमारे अंदर है योग्यता क्या है, न ये है कि हमारा धर्म नस्ल और है, लिंग क्या है, ये कुछ नहीं जानते आप। तो इसका मतलब आप में क्या है? अज्ञान है। लेकिन इतना जानते हैं कि चीजें बंटती है ना, तो आप थोड़ा बहुत, आपको अर्थशास्त्र के नियमों का ज्ञान है, और थोड़ा बहुत आप अपने बारे में और अपने हितों के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप विवेकशील है। लेकिन इन सब के बारे में, ये सब चीजें जानेंगे तो झगड़ा होगा, फिर समझौता होगा ही नहीं कभी। तो आप ये तो जानते हैं कि थोड़े बहुत बाजार के नियम, अर्थशास्त्र जानते हैं, थोड़ा सा आपका इतना मनोवैज्ञानिक रूप से आप सुदृढ़ हैं कि आप अपने हित जानते हैं। अब आप करते हैं क्या चीज है? समझौता। अब आप बताओ, सारे के सारे लोग ये समझौता करते वक्त क्या है? बराबर है। कोई औरत नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, और आपको चीजें बांटनी है 100। तो आप बताओ, आप सारे बराबर हो, इसका कैसा बंटवारा करोगे? 10 आदमी हो, 10 कोई नहीं जानता मैं क्या हूं, तो बताओ कैसा समझौता करोगे? कि चलो चीजों को क्या बांट लेते हैं? बराबर बांट लेते हैं। अगर इन 10 में से ये 10 व्यक्ति थे, इनमें चीजें बांटनी थी, लेकिन अज्ञान का पर्दा नहीं था, तो क्या चीजें बंट जाएगी? क्या नहीं। पुरुष कहेगा मैं ज्यादा लूंगा, महिला कहेगी मैं ऐसी बातें को मानूंगी, नहीं, समझौता ही नहीं होगा फिर तो ये झगड़ पड़ेंगे। इसलिए समझौते को उचित और निष्पक्ष रखने के लिए क्या ताड़ना पड़ता है? अज्ञान का पर्दा।
अब चूंकि अज्ञान के पर्दे के पीछे सारे के सारे लोग क्या है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते, इसलिए वो कहते हैं कि असमान बंटवारे की बजाय किया क्या जाए, समान बंटवारा। वो कभी जुआ और लॉटरी खेलने के लिए तैयार है नहीं होते। अब इनमें से चलो एक और तरीका, इनको जुआ और लॉटरी खेलने के लिए बोलो कि चलो जुआ और लॉटरी खेलते हैं, कि चलो लॉटरी खेलते हैं। ये बोले चलो कैसे खेले, कि ये है 100 रुपए और तुम लोगों में कितने लोगों में बांटने हैं, ये 10 रुपए में। अगर लॉटरी खेलोगे तो ये 100 रुपए उसको मिलेंगे जिसकी लॉटरी लगेगी, जिसकी लॉटरी लगेगी। तो वितरण के 2 तरीके हैं, या तो जुआ या लॉटरी खेलो और या इसका समान बंटवारा कर लो। 2 तरीके हैं, 100 चीजों में 10 आदमी में बांटने के तरीके 2 है। एक तो लॉटरी या जुआ है और दूसरा है चीजें बराबर बांट दी जाए। पहला तरीका तो यह है कि तुम 10 आदमियों 100 रुपए है, सारे कितने रुपए बांट लो, 10-10 रुपए बांट लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि चलो लगाओ लॉटरी। लॉटरी का नियम ये है कि लॉटरी तो कितने की निकलती है, 1। तो ये 100 रुपए किसके पास जाएंगे, ये 10 आदमियों से पूछा गया कि बताओ तुम 10-10 बराबर बांटोगे या लॉटरी खेलोगे, तो बताओ ये 10 आदमी क्या बोलेंगे, बराबर बांट लो। क्योंकि सारे 10 के 10 ये सोचते हैं कि बाई चांस लॉटरी नहीं आई तो क्या होगा, उससे अच्छा तो हमें कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तो इतना तो विवेकशीलता है ना उनमें कि वो जुए की बजाय क्या है, चीजों का क्या बंटवारा कर लो। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि चीजों का समान बंटवारा कर लो तो न्याय हो जाता है। अमेरिका में अन्याय क्यों था, क्योंकि चीजों का, गरिमा का, धन का, संपदा का असमान। तो ये उन लोगों को समझाने के लिए कि भैया तुम समझ जाओ, ये समाज एक सहयोगात्मक चेष्टा है। जब ये प्रकृति शुरू हुई थी तो कोई गोरा और काला नहीं था, कोई औरत और पुरुष है। तो ये चीजें प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समाज ने इसमें भेदभाव किया। तो समाज में जो भेदभाव किया तो समाज उस भेदभाव को दूर भी कर सकता है। तो धन, संपदा, गरिमा, स्वतंत्रता, पद बराबर बांट लो ताकि पूरा समाज ही क्या हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे करके तर्क प्रणाली को खड़ा करता है कौन, जॉन रॉल्स। अब आया कि सीधा क्वेश्चन आया, न्याय उचितता या निष्पक्षता के रूप में। उचितता और निष्पक्षता के रूप में न्याय लाने के लिए जरूरी क्या है, अज्ञान का। अज्ञान के पर्दे में लोग क्या नहीं जानते, अपने विशेषाधिकारों को नहीं जानते, अपनी राष्ट्रीयता को, लिंग को, शुभ क्या होता है इसको भी नहीं जानते, अपनी योग्यताओं को नहीं जानते। छोटी मोटी चीजें जानते हैं कि फायदा किसमें होता है और थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि लोग क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ये पूछते हैं कि क्या नहीं जानते, क्योंकि कौन सा पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है। अभी नहीं समझा, फिर बता दो। अगर आपको ज्ञान है, अच्छा अब मुझे पूरा ज्ञान है कि मैं हूं कॉलेज लेक्चरर और आपको पूरा ज्ञान है कि आप अभी कुछ बने नहीं। अब अपने को पद बांटना है एक, तो आपको मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा क्या, नहीं होऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे जानता हूं। तो आपको इस पद को आधा आधा कर लेते हैं, तो मैं को नहीं भैया ये पद मेरे पास पहले ही पूरा है, मैं क्यों आधा करूं। और तुम कहोगे नहीं नहीं इसको तो आधा करेंगे गुरुजी, आदि 3 का कुछ तो व्यवस्था करो। तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले से जानता हूं। तो जिन चीजों को पहले से जानते हैं ना, उस पर कभी भी समझौता करने के लिए तैयार है नहीं होंगे। इसलिए इसने किसकी कल्पना की, अज्ञान के पर्दे की कल्पना की। अब हमें सारी चीजों को, जॉन रॉल्स का न्याय का जो सामाजिक समझौता था वो लगभग पूर्ण हुआ है। आपके मन में कोई क्वेश्चन उठे उसका जवाब पहले दूंगा, मैं 2-4 चीजें और बता देता हूं। एक दो शब्दावली और है। सबसे पहले कौन सी स्थिति है, मूल स्थिति। इस मूल स्थिति से निकलने के लिए आपको करना है सामाजिक समझौता, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा, ठीक है। फिर आपने किया समझौता, फिर आपने बनाए न्याय के नियम, इसके आधार पे किया आपने वस्तुओं का, कौन सी वस्तुओं का, सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का। अब एक और शब्द है, एक होती है बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर। ये बुनियादी संरचनाएं क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संस्थाएं कह लो।
वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएं जो क्या बांटती है, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटती है, उनको क्या बोलते हैं, बुनियादी संरचना। शब्दावली आती है बहुत बार या स्पष्टीकरण आ जाता है। वो संस्थाएं जो सामाजिक और वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं जो चीजों का क्या करती है, वितरण, वो कौन सी संस्थाएं कहलाती है, वो बेसिक संस्थाएं होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो हमें मूलभूत चीजें बांटती है। उनके लिए वो किस शब्दावली का प्रयोग करता है, बुनियादी संरचनाएं। अब मैं कोई भी शब्द लिखूंगा ना, एक शब्द और लिखता हूं, वो है सुचिंतित। ये बहुत बार पूछते हैं, सुचिंतित समन्वय, सुचिंतित समन्वय। ये जो पूरा समझौता हुआ था, ये दबाव पूर्वक हुआ था या पूरा चिंतन मनन करके और फिर समन्वय किया गया था, आप बताओ। पूरा चिंतन मनन हुआ था, विवेकशील वार्ताकार थे, उन्हें विवेकशील लोग थे, वार्ता की आपस में, और फिर बराबरी पूर्वक सबने समझौता किया, किसी का किसी पर कोई दबाव है, सबकी लिंग, जाति, धर्म, लिंग सब कुछ बराबर था। ऐसे लोगों ने सोच समझ के समझौता किया था, ठीक है। एक है परस्पर व्यापी सहमति, परस्पर व्यापी सहमति। आपकी सहमति क्या है, आपने एक दूसरे के साथ क्या की है, सोच समझकर सहमति दी है, तब समझौता हुआ है। और परस्पर व्यापी का तात्पर्य है कि एक बार जब आप वितरण के नियम निश्चित कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये वितरण बदले जाए, कई बार ये वितरण अगली पीढ़ियों तक भी चलते रहते हैं। तो कई बार एक पीढ़ी सहमति दे देती है तो ऐसा समझौता आगे वाली पीढ़ियों तक भी चलता रहता है। तो ये दो शब्द हो रहे, एक सुचिंतित समन्वय और एक परस्पर व्यापी सहमति। अब शब्दावली फिक्स हो गई है और हर चीज का आपके शब्द भी क्लियर हो चुका है कि इसका तात्पर्य क्या है, ये क्या है, मूल स्थिति क्या है। आप इसको परिभाषित करने की कोशिश करना, मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, वह काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था जिसमें अन्याय है, ठीक है। अज्ञान का पर्दा क्या है, हाँ, जब विवेकशील वार्ताकार अपनी विशिष्टताओं को, योग्यताओं को, विशेषाधिकारों को, राष्ट्रीयताओं को, लिंग को, योग्यताओं को, शुभ के बारे में धारणा को, विशिष्ट मनोविज्ञान को नहीं जानते, उसको हम बोलते हैं अज्ञान का पर्दा। उचितता के रूप में न्याय, कि न्याय के जो नियम है वो हमने निष्पक्ष रूप से डिसाइड किए थे, दबाव था। निष्पक्ष और उचित रूप से कोई न्याय के नियम डिसाइड करते वक्त किसी का कोई दबाव नहीं था। कोई ब्राह्मण नहीं था तो दबाव डालता कैसे, कोई श्वेत नहीं था दबाव डालता कैसे, कोई पुरुष नहीं था तो दबाव डालता ही कैसे, हम जानते नहीं थे इन चीजों के बारे में। तो ये है उचितता के रूप में न्याय। फिर हमने देखा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, बुनियादी संरचनाएं क्या होती है। हाँ, वो संरचनाएं या संस्थाएं जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटती है। न्याय का तात्पर्य है कौन सा न्याय, वितरणात्मक न्याय। फिर मैंने कहा कौन सी सामाजिक है, प्राथमिक, वो मैंने बताई कौन कौन सी है। उसमें एक जरूर याद रखनी है, गरिमा को, आत्मसम्मान या गरिमा को। ये वितरण करता कौन है, ये बुनियादी संरचना ये वितरण करती है, ठीक है। फिर हमने सुचिंतित समन्वय देखा, सोच समझ के हम आपस में बार बार समन्वय करते रहते हैं। परस्पर व्यापी क्या देखी हमने, सहमति देखी। तो ये हमने एक समझौता करवाया। एक हमने आपको कराया था जंजीर या किसका सिद्धांत है, श्रृंखला का सिद्धांत। अच्छा, एक मैंने कराया था उचित पहले या शुभ पहले। उचित पहले और शुभ, सामान्य शुभ बाद में। प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, प्रत्येक जंजीर मजबूत है तभी समाज सुखी रहेगा, वरना समाज सुखी नहीं रहेगा। आगे 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 नंबर आएगा, अभी अभी आया नहीं है नंबर। अब आप कहते हैं कि आप कह रहे थे कि सामाजिक समझौता होके और न्याय चीजों का वितरण करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाएंगे, वो नियम कहां है।
तो अब हम करेंगे न्याय के नियम, यानी वो सिद्धांत जो सामाजिक समझौते के बाद निर्धारित किए गए थे। सारे विवेकशील वार्ताकार बैठे और उन्होंने न्याय के क्या बनाए, नियम बनाए। ये न्याय के नियम बनाते हुए तो उनके आंखों के आगे क्या डाल दिया गया, तब बाद में जो समझौता हुआ, न्याय के नियम बने, वो उचित और क्या थे, निष्पक्ष थे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी का कोई दबाव नहीं था। अब जो चीजें बराबर मात्रा में बांटी गई, हमने देखा कि लोगों ने कहा हमें चीजें बराबर बांट दो, हमें लॉटरी और जुआ नहीं खेलना है। तो बताओ, लोग जब अपने चीजों को त्यागेंगे तो वो नैतिक भावना से त्यागेंगे या वो विवेकशीलता से त्यागेंगे? एक तो होता है नैतिकता से, चल चल बेचारा गरीब है यार, छोड़ देते हैं इसके लिए, वरना 100 रुपए मेरे थे, 90 छोड़ देते हैं इन गरीबों के लिए। ये कौन सी भावना होती है? जिसको गांधी जी कह रहे हैं कि न्याय ऐसे आएगा, नैतिकता से आएगा कि बेचारे गरीब है, बेचारा, ये बिड़ला कहता है बेचारों को दे दो, ये तो नैतिक न्याय, नैतिक न्याय नहीं है ये, वो विवेकशील न्याय है कि अच्छा समाज बनाना है तो चीजों को क्या रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। तो ये विवेकशीलता के आधार पे चीजें बांटी जाती है, नैतिकता के आधार पे बांटी नहीं जाती। इसमें नैतिकता नहीं है ज्यादा इस न्याय में। अब हमने कहा कि जब समझौता हुआ तो हमने न्याय के क्या बनाए, नियम बनाए। न्याय के नियमों का तात्पर्य क्या है आप बताओ? वितरण के, क्योंकि न्याय क्या है, वितरण है। वितरण कैसे किया जाएगा? तो हमने कितने नियम बनाए, 2 नियम बनाए। नंबर 1, मैंने फिर बता रहा हूं, अब हम इन नियमों के द्वारा सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। पहला नियम बनाया हमने समान स्वतंत्रता का नियम। अब हमने कहा कि ये पहला नियम है, हमें चीजों का क्या करना है, वितरण करना है। समान स्वतंत्रता के नियम के तहत जो चीजें बांटी जाएगी, वो चीजें बांटी जाएगी आपकी अधिकार व स्वतंत्रताएं। अधिकार व स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को, और गरिमा और बांट लो, गरिमा भी यही बांट देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये चीजें किस रूप में बांटी जाएगी, समान रूप में बांटी जाएगी। स्वतंत्रताएं मिलेगी तो सबको समान मिलेगी, अधिकार मिलेंगे तो सबको समान मिलेंगे, और गरिमा मिलेगी तो सबको समान मिलेगी। ये स्वतंत्रताएं, अधिकार, गरिमा सबको समान मिलेगी। किसी के साथ भी असमानता का लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा न्याय है? ये नहीं, सामाजिक न्याय नहीं, ऐसे मत करो। एक था तात्विक, एक प्रक्रियात्मक। ये कौन सा न्याय बताओ? सबको समान बांटी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर कर दिया जाएगा। ये कैसा न्याय है? प्रक्रियात्मक न्याय। गुड, ये प्रक्रियात्मक न्याय है। सबको अधिकार, स्वतंत्रताएं सब बराबर है। क्यों स्वतंत्रताएं काहे में आती है बताओ आप? प्रक्रिया में तक आती है। नंबर है 2, ये सबको समान बांटी जाएगी। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को सेट कैसे करें। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, तो इसके फिर 2 नियम है। एक है ए, इसको हम बोलते हैं भेदभाव का नियम। इसमें बराबर नहीं है सारे, भेदभाव का नियम। और बी है अवसर की उचित समानता, या अवसर की समानता कह लो, अवसर की उचित समानता। अगर आप इनको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आप इसको ऐसे कर लो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसको आप 1 नंबर दे लो, इसको आप एक बार 2 दे लो, और इसको नंबर दे लो 3। अब अपन किसी का, एक आदमी का विकास कराते हैं। सबसे पहले वो स्थिति लाओ, सब लोगों को खुले छोड़ दो कि
तुम ये चीजें हैं, तुम इनको प्राप्त करो, तुम सब बराबर हो, तुम योग्य हो और प्राप्त कर लो, तुम खुले हो, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं कि सबके लिए प्रक्रिया क्या है, समान है। पहले आपने सबको खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, ये था पहला नियम। आपने देखा कि इस नियम का पालन करने के बाद कुछ लोगों को तो आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग कहां रह गए, पीछे रह गए। पीछे रह गए तो अब उनको क्या दो आप, अवसर की समानता दो उनको को। अच्छा तुम्हें अवसर चाहिए ना, वो कहते हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम गरीब थे, इसलिए हम पढ़ लिखे नहीं पाए, हम गरीब थे इसलिए खाना अच्छा नहीं खा पाए, इसलिए हम स्वस्थ नहीं रह पाए। तो आप क्या करो, इन लोगों को अवसर दो आगे बढ़ने के, समान अवसर दो, इनको रोटी कपड़ा मकान वगैरह दे दे के इनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करके इनको अवसरों को बराबर कर दो सबको, कि सारे अवसर बराबर है। फिर भी कुछ लोग क्या रह गए, पीछे रह गए। इतना करने के बाद, पढ़ाने लिखाने और स्वस्थ करने के बावजूद भी दौड़ लगी और कुछ लोग क्या रह गए, पीछे। अब उन लोगों को आरक्षण दो, आप उनको क्या करो, हाथ में उठा के और पुशअप करो। तीसरा नियम ये है। तो आप क्या करो, औरों के साथ भेदभाव करो, औरों से लो और इनको दो। ये तीसरा नियम है, ये अंत में लागू होगा, लेकिन ये चलते ऐसे हैं। अब ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से, या तो पहला तरीका है सबको खुला छोड़ दो, प्राप्त कर लो भैया जो कुछ है। फिर भी कुछ लोग प्राप्त नहीं कर पाए तो उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा दो, थोड़ा स्वस्थ कर दो। फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए तो उनको क्या दो, आरक्षण दो। अब आरक्षण दो आप उनको। तो ये तीन तरीके हैं समाज में न्याय लाने के। तो ये दो है ना, अवसर की उचित समानता, इसके तहत अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसके तहत बांटी जाती है शक्ति, इसके तहत बांटे जाते हैं अवसर, और इसके तहत बांटा जाता है पद। ये अवसर की समानता में सब लोगों को समान अवसरों के, ऐसे कर दो कि सब अवसरों का फायदा उठा सके। कई बार है ना, खेलने का अवसर है, आपने क्या किया, लोगों को कहा चलो भाई ये सामने ना, जैसे ये फिनिश लाइन पे जाओगे तुम लोग, उस फिनिश लाइन के ऊपर 1 किलो सोना टंगा है, तो खेलो, दौड़ो और सोना प्राप्त कर लो। तो कुछ लोग दौड़े, दौड़ के और सोने को ले लिया, कुछ लोग पीछे रह गए। उनसे पूछा पीछे क्यों रह गए, कि हमारे जो पीछे कुछ अवसर थे ना वो गड़बड़ थे, क्योंकि हम ना गरीब थे इसलिए अच्छा खाना, इसलिए अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए। अब उनको क्या खाना वाना दे दो, उनके बेसिक नीड्स क्या कर दो, फिर उनको दौड़ाओ कि चलो प्राप्त हुआ। फिर भी वो पीछे रह गए, अब उनको आरक्षण के द्वारा उनको उठा के वहां तक लेके जाओ। ये अंत में करना है पड़ेगा। अब हम फिर चलते हैं, कितने नियम है, 2 ही नियम है, एक नियम के कितने पार्ट है। अब आप बताओ, ये जो ना अवसर की उचित समानता, भेदभाव के नियम, ये कौन से न्याय में आते हैं। राज्य को काम करना पड़ता है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ती है, उनको आरक्षण देना पड़ता है, ये कौन सा न्याय है, तात्विक न्याय है। अब बताओ, रोल्स का न्याय सिद्धांत है वो प्रक्रियात्मक है या तात्विक है, दोनों है। समान स्वतंत्रता, और इसके द्वारा क्या दूर की जाएगी, रोल्स अपने न्याय सिद्धांत में किस किस को मिलाता है, स्वतंत्रता को और समानता को। अब ये जो सारी स्वतंत्रता समानताएं हैं, ये किस प्रकार के राज्य में पाई जाती है बताओ। स्वतंत्रताएं तो पाई जाती है उदारवादी में, लेकिन अगर उसको असमानताएं दूर करने तो राज्य कैसा बनाया पड़ा है, कल्याणकारी। तो इसका राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य को ज्यादा काम करने पड़ते हैं तो ऐसे राज्य को अपना विस्तृत राज्य बोलते हैं। ज्यादा काम करने वाला राज्य मतलब विस्तृत राज्य। अब आपको न्याय के नियम भी सेट हो गए। पहला है समान स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक असमानताएं सेट करनी है, इनको दूर करना है। किसको, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को। तरीका क्या है, एक तो है भेदभाव का नियम और दूसरा है अवसर की समानता। सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। अवसर की उचित समानता और भेदभाव का नियम, ये जो अभी एक आवाज आई थी, इस भेदभाव को बोलते हैं मैगजी मिनी नियम। कि भेदभाव कब किया जाएगा, भेदभाव कब तब किया जाएगा जब हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ होगा, हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। ये बड़ा जोरदार सूत्र है, हीनतम स्थिति वाले को
अधिकतम लाभ। सिंपल तरीके से समझते हैं अपन इसको। अब कई बार तो सूत्र पूछते हैं कि रोल्स के जो नियम है, भेदभाव का नियम, ये कब लागू होता है? ये तभी लागू होगा जब हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होगा। अब बताओ, ये जो आरक्षण होता है ये क्या करता है? ये सबको समान मानता है, भेदभाव करता है? भेदभाव करता है। ये तो मानते हैं भेदभाव करते हैं, तो ये कहता है भेदभाव करो भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेदभाव तब करोगे जब हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होगा, तब किसी का पेट दर्द नहीं करेगा। भारत के संदर्भ में बहुत ही अच्छी तरह समझ में आता है लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। ब्राह्मणवास के 5 भाई हैं, 500 आईपीएस हैं, कई अपने यहां डीजीपी रह चुके हैं, कई यहां आईजी रह चुके हैं, कई एमपी रह चुके हैं। उन 500 भाइयों में से उनकी औलादें क्या पा रही है? आरक्षण का लाभ पा रही है। सहरिया, भील और ग्रासिया, उनको भी तो आरक्षण है, उनको फायदा नहीं हो रहा। तो जो लोग है ना, अब पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? पेट में लोगों की गुड़गुड़ इसलिए हो रही है कि आरक्षण से भेदभाव तो हो रहा है, कुछ लोग वंचित हो रहे हैं, लेकिन इससे भेदभाव के बावजूद हीनतम स्थिति वाले को लोगों को लाभ है। कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। अगर सिर्फ बड़े लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा के अगर नीचे के तबके तक ले जाए ना, वास्तव में जो निडी आदमी है, कोई मना नहीं करेगा उसको क्या दिया जाए। औरतों के आरक्षण के ऊपर आपने देखा कभी विरोध नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वास्तव में किस पे चलती है? हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। एससी के आरक्षण का भी बहुत ही कम विरोध होता है, एसटी के आरक्षण का हमारे यहां ज्यादा विरोध होता है। बताओ क्यों? क्योंकि ये भेदभाव कर रहे हैं, उसके बावजूद किसको लाभ नहीं हो रहा? हीनतम स्थिति वाले लोगों को लाभ नहीं हो रहा। ये मैं देखो, आपके आरक्षण की कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा, आपके वो मुद्दे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको क्या समझा रहा हूं, रोल्स के तर्क मेरे गोड़ों पकड़ लिया यार। ब्राह्मणवास का कोई हुआ था हरमू का, गुरु जी कंठ पोसो पहले तो मारा का मान है नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, खुद एसटी के अंदर इस चीज का विरोध हो रहा है। वो क्या है कि साथ में तो आरक्षण है लेकिन हमें लाभ है, क्योंकि कुछ पीढ़ियां जो पहले लाभ कमा गई अब वही उस आरक्षण का लाभ कमा रही है, नीचे वालों को लाभ मिल ही नहीं रहा। कुछ ही परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं बार बार। तो देखो, भेदभाव से किसी की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इससे हीनतम भेदभाव भी है और हीनतम स्थिति वाले को फायदा भी नहीं हो रहा, तब दिक्कत आती है। तो भेदभाव का नियम क्या है? हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होना चाहिए। अब आप किसी के ऊपर ना टैक्स लगाते हैं कि चलो गुरु आपने ना थोड़े ज्यादा कमा लिया तो 100 में से 30 रुपए दो, तो कहते 30 रुपए ले लो। किसको दोगे? कि यार वो बेचारा वो सामने बैठा ना बार में, उसके पास 2 ही बियर के पैसे हैं, 2 उसकी और इच्छा है। अच्छा, एयरलाइन उड़ रही है और गवर्नमेंट के 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा आ रहा है एयरलाइन पे। आम आदमी को फायदा होता है एयरलाइन से, अमीर बैठते हैं तो तब लोगों को पेट दुखता है कि हम तो टैक्स देते हैं। और यहां फोकट में कौन सी एयरलाइन उड़ती थी? इंडियन एयरलाइंस। इससे अब ठीक है बिक गई वो, इससे आम आदमी को फायदा हुआ क्या? जबकि सरकार का तो पैसा लग रहा था ना, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा था, लेकिन हीनतम स्थिति वालों को कोई लाभ है? लोग तो भूखे भूख मर रहे थे, यहाँ हम अरबों रुपए खरबों रुपए यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर खर्च कर रहे थे। तब लोगों को दिक्कत आती, तब लोग कहते हम टैक्स है नहीं देंगे, हम पुनर्वितरण का पालन है। लोग पुनर्वितरण को तैयार तब होते हैं जब हीनतम स्थिति वाले को क्या होता है? लाभ होता है। गड़बड़ तब होती है जब बीच में से उस पैसे कुछ लोग खा जाते हैं, तब भी लोगों को दिक्कत होती है। लोग कहते हैं एकदम टैक्स देते हैं, सरकार का खजाना भरते हैं। फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि यहां से 100 रुपए गरीब आदमी के लिए चलते हैं, तो उसके पास पहुंचते कितने हैं? सिर पे 10 रुपए पहुंचते हैं। 90 कौन खा गया? फिर वो तो हीनतम स्थिति वाले के पास 10 रुपए पहुंचे, 90 रुपए बीच के चाट गए लोग, हम जैसे नौकरशाह है। तब गड़बड़ आती ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भेदभाव करो, लेकिन जो मैक्सिमम कंडीशन वाला आदमी है उसको मिनिमम कंडीशन वाले को अधिकतम लाभ हो। जो सबसे नीचे है मिनिमम कंडीशन में उसको अधिकतम लाभ, मैक्सिमम लाभ हो, तब आप भले ये करो। तो अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो फिर इन नियमों का कैसे पालन करना चाहिए? तो ये कहता है कि इन नियमों का पालन का एक तरीका है और उसको वो क्या बोलता है? शब्दकोशीय तरीका बोलता है या लेक्सिकल ऑर्डर बोलता है। लेक्सिकल ऑर्डर
लेक्सिकल ऑर्डर में हमारी डिक्शनरी होती है। हमारी डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है बताओ? ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ऐसे लिखते हैं। इसको लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं, शब्दकोश या क्रम बोलते हैं इसको। न्याय के ये नियम किस क्रम में होते हैं आप बताओ? सबसे पहले आएगा समान स्वतंत्रता का नियम, तो इसको अपन मानते हैं एक। अच्छा चलो छोड़ते हैं, एक बार वापस दिए चलता हूं। मैंने कितनी चीजें बांट दी? मैंने बांट दिया, गरिमा बांट दी, अधिकार बांट दिया और स्वतंत्रता बांट दी। चलिए, मैंने अवसर की उचित समानता के द्वारा शक्ति, अवसर और क्या बांट दिए? पद बांट दिया। भेदभाव किसमें करना पड़ेगा? क्या चीजें बच गई? धन और संपदा, उसका पुनर्वितरण किया जाएगा, उसका पुनर्वितरण किया जाएगा। लेकिन पुनर्वितरण का सूत्र क्या है? भले ही टैक्स लगाओ, पूंजीपति कहते हैं उसका बांटो गरीबों में, लेकिन शर्त क्या है? तब स्थिति वाले को उचित अधिकतम लाभ होना चाहिए, तब बांट तो चाहिए। इसमें धन और संपदा इसके तहत बांटी जाती है, भेदभाव के नियम के तहत। इसमें अमीर पे ज्यादा टैक्स लगता है और गरीब के ऊपर कम टैक्स लगता है, टैक्स लगता ही नहीं है। और अमीर से वो टैक्स लेके और किसको दिया जाता है? तब वो कहते हैं मेरे साथ भेदभाव हो गया, कमाया तो मैंने और खर्च किसी और के ऊपर हो रहा है, तो वो भेदभाव का नियम बोलते हैं। तो लेकिन भेदभाव का एक सूत्र भी है। अब हम कहते हैं ये सारे नियम शब्दकोशीय क्रम में जाने चाहिए। अब हम देखिए शब्दकोशीय क्रम या लेक्सिकल ऑर्डर, इंग्लिश में तो एक है लेक्सिकल ऑर्डर, हिंदी में कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहले कौन सा नियम लागू होना चाहिए? एक नंबर, ये तो होना ही होना चाहिए, इसमें तो कोई शर्त मंजूर नहीं है। सब लोगों को क्या मिलनी चाहिए? अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा, समान, इस पे कोई समझौता नहीं होगा। ये तो पहला नियम है, इस पे तो कोई सूत्र ही नहीं लगेगा, ये तो सबको मिलेगा। फिर कौन सा नियम आएगा? फिर 2 नंबर आएगा जिसमें गरीबी दूर की जाएगी, है ना, ये गरीबी दूर है, ये समाजवाद वाला सिस्टम है। आर्थिक और क्या दूर की जाएगी? सामाजिक असमानताएं दूर की जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें पहले लागू होगा बी वाला नियम और फिर अंत में क्या होगा? ए वाला। तो पहले समान स्वतंत्रता, फिर अवसर की समानता और अंत में, हमने लिखा भले ही ऐसे हो लेकिन लागू इस रूप में होगा। ये आप कहते हैं ए बी मत करो, इसको मैं तो समझा रहा हूं, इसको अपन ए बी नहीं करके कैसे भी लिख लो। आप कहते हैं ए पहले आता है बी बाद में आता है, ऐसे लिखा हुआ ऐसे है ये, लेकिन लागू इस रूप में होगा ये। तो इसको हम कौन सा क्रम बोलते हैं? शब्दकोश, इसको लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं, सीधी शब्दावली आती है ये। या फिर आपको तीनों नियम लिख दिए, अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। तो सेट करोगे तो सबसे पहले समान स्वतंत्रता का नियम, फिर अवसर की उचित समानता और अंत में भेदभाव कब किया जाएगा? आरक्षण वगैरह कब किया जाएगा? पुनर्वितरण कब किया जाएगा? अंत में किया जाएगा। तो ये ऐसे लागू होता है ये नियम। कई बार हम इनको 3 करें तो ये 1 नंबर है, अवसर की समानता 2 नंबर है और भेदभाव 3 नंबर है। सबसे पहले सबको खुला छोड़ दो, बात नहीं बन रही है तो उनको अवश्य पढ़ा लिखा दो थोड़ा, फिर भी बात नहीं बन रही तो अंत में क्या दे दो? उनको आरक्षण दे दो, उनको कुछ पैसा दे दो, जो भी है, तो ये अंत में लागू होगा। तो ये है लेक्सिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे नियम पूछे जाते हैं कि आप नियम बताओ। अब कितने नियम किए हमने? दरअसल नियम तो 2 ही किए। एक नियम के कितने पार्ट किए? 2। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय लाने के लिए हमारे पास कितने नियम है? 2 नियम है, भेदभाव का और अवसर की समानता का। तब बताओ इसमें समाजवाद के गुण दिखते हैं क्या कहीं आपको? है ना, आर्थिक सामाजिक विषमताएं कौन निपटता है? समाजवाद निपटता है। तो इस उदारवाद और समाजवाद वो दोनों को मिलाते हैं तो बताओ क्या बनता है? कल्याणकारी राज्य बनता है, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। अब ये बताओ, ये जो उपलब्ध करवाता है वो नागरिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाता है या सामाजिक और आर्थिक न्याय भी उपलब्ध करवाता है? दोनों करवाता है। ये स्वतंत्रता और समानता दोनों को जोड़ता है। तब नोजिक कहता है कि अब हमारे पास कोई तीसरा रास्ता, क्योंकि न्याय कितने प्रकार का? 2, और दोनों को इसने मिला दिया।
तो इसने मिला ही दिया, तो अब कोई न्याय बचा ही नहीं है, तो हमारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो हम इसका समर्थन करें या हम इसका क्या करें, विरोध करें, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सारा चीज था वो इसके अंदर आ गया। अब हम देखें कि इसका जो न्याय सिद्धांत है उसके नाम क्या क्या है। इसके न्याय सिद्धांत को हम क्या क्या कहते हैं, न्याय सिद्धांत के नाम। इसको हम कहते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ये इतना याद रखो, या ये कह दो कि जॉन रोल्स कहता है कि तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो होती है पूर्ण प्रक्रिया, एक होती है अपूर्ण प्रक्रिया, और एक होती है, अब हो सकता है मेरे नोट्स में उल्टी सीधी लिख दी गई हो, व्याख्याएं गलत हो सकती है। पूर्ण प्रक्रिया, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में आप सिंपल तरीके से समझ लो ना, या टिपिकल तरीके से समझ, उल्टा करते हैं। प्रक्रिया और परिणाम दोनों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे लिख लेना आप। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में प्रक्रिया भी देखी जाती है और परिणाम भी। आप ना कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, अपनी व्याख्या तो अलग होगी, यहां गड़बड़ होगी। अपूर्ण प्रक्रिया में सिर्फ परिणाम देखा जाता है, और शुद्ध प्रक्रिया में सिर्फ क्या देखी जाती है, प्रक्रिया देखी जाती है। अब गड़बड़ कैसे, ये लिख लो आप। तीन प्रकार के हैं, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। अगर आप इसकी व्याख्या नहीं समझना चाहते तो जॉन रोल्स का कौन सा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। अब आप कंफ्यूज होंगे, वो भी मुझे पता है कहां होंगे। इसका न्याय का नाम क्या है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है। अब ये व्याख्या हम नहीं कर रहे, अपने न्याय की ये व्याख्या कौन कर रहा है, जॉन रोल्स खुद कर रहा है। ये कहता है कि मेरे वाले जो न्याय है उसमें आप सिर्फ अच्छी प्रक्रिया अपना लो, सामाजिक समझौता सही तरीके से करवा दो, परिणाम अपने आप ही क्या आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। परिणाम अच्छे लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझौते की प्रक्रिया क्या हो, सही हो। समझौते की सही प्रक्रिया क्या है, वार्ताकार विवेकशील होंगे, उनके आगे अज्ञान का पर्दा होगा, ये प्रोसेस है। और उस पर्दे में रह के और वो क्या बांटेंगे, सामाजिक वस्तुएं बांटेंगे, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटने के लिए नियम बनाएंगे। कितने नियम, सभी लोगों नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। प्रक्रिया सही है, समझौते की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सही। परिणाम अपने आप ही क्या आ जाएंगे, अच्छे। तो परिणाम पे बल मत दो, सिर्फ क्या देखो आप, प्रक्रिया देखो। इसलिए इसको कौन सा न्याय बोलते हैं हम, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोलते हैं। अब अपन चलते हैं, इसीलिए इसका जो न्याय सिद्धांत है ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम निरपेक्ष बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फल निरपेक्ष बोलते हैं। फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष, ये सिर्फ आप कह रहे हैं तो प्रक्रिया और तात्विक दोनों पे बल दे रहा है। ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो प्रक्रिया पे बल दे रहा हूं, तात्विक तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, ये खुद कह रहा है। इसलिए हम इसके क्या नाम देंगे, परिणाम निरपेक्ष या फल निरपेक्ष देंगे। अब हम दो प्रकार के सिद्धांत करते हैं, एक उपयोगितावादियों का करते हैं, एक जॉन रोल्स का करते हैं। उपयोगितावादियों को जब भी हमने किया था तो हमने इनको क्या किया था, टेलियोलॉजिकल किया था, ये किया था, फल सापेक्ष किया था, परिणाम सापेक्ष किया था। और इसका क्या है, परिणाम से निरपेक्ष है। फल, ये कहता है फल मत देखो, आप तो समझौते की प्रक्रिया को सही कर दो, अज्ञान का पर्दा ले आओ, विवेकशील वार्ताकार ले आओ और समझौता करा दो, परिणाम अपने आप ही क्या आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ काय पे बल दे रहा है, प्रक्रिया पे, काय पे बल नहीं दे रहा। इसीलिए इसके समझौते को हम परिणाम निरपेक्ष या क्या बोलते हैं, फल निरपेक्ष समझौता बोलते हैं। ये क्वेश्चन फिर मैं दोहराऊं, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, किसने कहा कि न्याय उचितता या निष्पक्षता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस। हमने देखा कैसे होता है, जस्टिस फेयरनेस तभी होगा जब हम अज्ञान का पर्दा लाएंगे। दूसरा पूछा जाता है समाज एक सहयोगात्मक चेष्टा है।
तीसरा, शब्दावलियां पूछ ली जाती है कई बार। अज्ञान का पर्दा, सुचिंतित समन्वय, परस्पर व्यापी मतैक्यता, ये हमने पीछे चर्चा की। प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं कौन सी है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। न्याय मानक है या मूल्य है, आप बताओ। मानक है। फिर ये पूछ लेते हैं कि न्याय की परिभाषा क्या है। न्याय की परिभाषा है कि ये समाज का प्रथम सद्गुण है। और न्याय वितरणात्मक न्याय, वितरण किसका हमने वो भी देखा, वितरण कैसे होगा हमने ये भी देखा। अब हमने देखा इसके न्याय सिद्धांत के नाम है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इसके न्याय सिद्धांत, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है नाम में, किसका न्याय सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष या फल निरपेक्ष है, तो वो किसका है, जॉन रोल्स का। तो हमने दो नाम अब तक सीखे हैं, फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष। फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष, कि आप सिर्फ नियम अच्छे बना दो, प्रक्रिया अच्छी कर दो, परिणाम अपने आप अच्छे आ जाएंगे, उन पे ध्यान मत दो। परिणाम से निरपेक्ष रहो, दूर रहो, अपने आप अच्छे आ जाएंगे। अब आगे और चलते हैं। इनके न्याय का नाम है उचितता के रूप में न्याय या निष्पक्षता के रूप में न्याय। ये पूछते हैं न्याय का कौन सा सिद्धांत है, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत। तो उसमें ना फिर इसका नाम हटा देंगे, बताओ किसका, अरस्तु का, और बाकी का नाम देके किसी का और किसका नाम लिख देंगे, जॉन है। इसका क्या है, वितरण करना है वस्तुओं का, वितरणात्मक सिद्धांत। भेदभाव या न्याय का कौन सा सिद्धांत है, विभेद का सिद्धांत या अंतर का सूत्र का सिद्धांत, अंतर का सूत्र। अब अंतर का सूत्र मैं नहीं बताऊंगा आपको, बताओ क्या है। अंतर कब करोगे, भेदभाव कब करोगे, विभेद कब करोगे, डिफरेंसेस कब करोगे, रूल ऑफ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस कब करोगे, भेदभाव। अंतर कब करोगे, न्यूनतम अधिकतम। तो फिर इसको हम कौन सा नियम बोलते हैं, मैगजी मिनी। न्याय का कौन सा सिद्धांत है, मैगजी मिनी सिद्धांत। तो ये इसके न्याय सिद्धांत के नाम है जो निकल के आए हमारे सामने। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय तो खुद कहता है कि मेरे न्याय का नाम क्या दो तुम, शुद्ध प्रक्रियात्मक दो। जब हमने देखा शुद्ध प्रक्रियात्मक है तो हमने देखा कि फिर ये परिणाम पे ध्यान नहीं देता, फल पे ध्यान नहीं देता, हमको क्या नाम दे दिया, फल निरपेक्ष। या ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। फिर ये तो पूछा जाता है जस्टिस एज, तो इसका नाम है इसके, उसका हम देखा कि उचित कैसे होता है, वितरणात्मक सिद्धांत, भेदभाव का सिद्धांत, विभेद का सिद्धांत या अंतर का सूत्र। अब हम आलोचना करेंगे किसकी, जॉन रोल्स। अब जब हमने जॉन रोल्स शुरू किया था ना, अब क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कैसे, या तो पुस्तक पूछ ली जाएगी किस पुस्तक में क्या है, कौन सी पुस्तक है जो न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं का जवाब देती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। कौन सी पुस्तक है जिसमें न्याय का सामाजिक समझौता वर्णित है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी पुस्तक है जो वैश्विक न्याय की चर्चा करती है। चलिए अब फिर शब्दावली हमने बहुत सारी देख ली, बार बार देख रहे हैं। न्याय का कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। अज्ञान का पर्दा, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, बुनियादी संरचनाएं। बुनियादी संरचनाएं क्या करती है, बांटती है, चीजों को बांटती है। वो संरचनाएं, वो संस्थाएं जो चीजों को बांटती हैं। मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, जो वास्तविक है काल्पनिक है, काल्पनिक है। अज्ञान का पर्दा, ये भी काल्पनिक है, हाइपोथेसिस है, ये भी एक परिकल्पना है। ये भी परस्पर व्यापी मतैक्य के रूप में न्याय की, एक बार जब हम मतैक्य स्थापित कर लेते हैं तो लंबे समय तक चलता रहता है। न्याय उचितता या निष्पक्षता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस। ये क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर अज्ञान के पर्दे में लोग क्या क्या भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसकी करें आलोचना। जॉन रोल्स की। जॉन रोल्स नोजी कह के गया था कि और तो तीसरा रास्ता तो है नहीं, तो आप क्या करो, इसकी आलोचना, या तो समर्थन करो या क्या करो, आलोचना करो। तो जब आलोचना की गई तो किसी ने नहीं बख्शा इसको।
सबसे पहले तो हम कर लेते हैं नारीवाद को, कि भाई तो सब कुछ बांट रहा है, अधिकार, स्वतंत्रताएं, धन, संपत्ति, गरिमा, लेकिन तो इनको सार्वजनिक क्षेत्र में बांट रहा है। घरेलू क्षेत्र में तो गरिमा दलितों को बांट रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर स्त्रियों को बांट रहा है, लेकिन स्त्रियों की गरिमा सार्वजनिक समाज में नहीं गड़बड़ है। गड़बड़ कहां से शुरू हो रही है? परिवार से शुरू हो रही है। तो वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो इसकी आलोचना कौन करती है? सुसेन मोलर ओकिन। पुस्तक बताओ, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। वो कहता है कि इसने बहुत अच्छा न्याय सिद्धांत दिया। किसने? उसमें सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो लैंगिक न्याय की स्थापना नहीं कर पाया। तो ये कहती है कि इस रोल्स के न्याय सिद्धांत में एक ही कमी है। कौन सा न्याय? लैंगिक न्याय नहीं है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा करते हैं समाजवादी, या जिनको अपन क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी। वो कहते हैं, इसका नियम देखना, पहला ही नियम देखो, समान स्वतंत्रता का नियम, अधिकार, स्वतंत्रताएं, इनका क्या करें भाई? ये तो उदारवादी व्यवस्था में चलती है। तो ये रोल्स किसका आदमी है? पूंजीवादियों का आदमी है। तो ये तो उदार पूंजीवाद का समर्थक है, उदार पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थक है। ये तो मजदूरों का समर्थक है नहीं है। अब आ गए स्वेच्छातंत्रवादी। ये तो फंसी है ना, एक तरफ कंध है, एक तरफ लठ है, दीवार है, एक तरफ लठ है, ये बीच में आ गए। एक मार्क्सवादी भी आलोचना करे और यहां तक कि स्वेच्छातंत्रवादी भी आलोचना करें। ये नोजिक जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई जी ये आप तो पुनर्वितरण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? पुनर्वितरण नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। तो स्वेच्छातंत्रवादी इसकी किस आधार पर आलोचना करते हैं? उसके पुनर्वितरण की। को ठेका ले रखा है क्या? लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, क्यों करें वो पुनर्वितरण? नहीं करेंगे। तो स्वेच्छातंत्रवादी पुनर्वितरण के आधार पर। कौन है स्वेच्छातंत्रवादी? लॉजिक है एक जैसे लोग इसकी आलोचना करते हैं, बर्लिन जैसे लोग, जो भी पुनर्वितरण पुस्तक लिख देते हैं ये इसके खिलाफ। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया किसके खिलाफ? जॉन रोल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस के खिलाफ। फिर एक हेग की पुस्तक आती है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए पुस्तक लिखते हैं 1906। देखिए ये पुस्तक आई 1971 में। किसकी? जॉन रोल्स की। कौन सी पुस्तक आई बताओ? थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके खिलाफ दो पुस्तकें आई स्वेच्छातंत्रवादियों की। एक तो नोजिक की पुस्तक आई, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, और एक पुस्तक आई हेग की, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। अब कईयों के चेहरे पे मुस्कान आ गई जब मैंने क्या लिख दिया? मिराज लिख दिया है? मिराज ऑफ सोशल जस्टिस हेग की पुस्तक है ये। इसका पूरा नाम है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ होता है कानून, लेजिस्लेशन भी विधियां, और लिबर्टी होती है स्वतंत्रता। मिराज ऑफ है, मिराज होता है मृग तृष्णा। कल करेंगे मृग तृष्णा। आपने क्या होती है मृग तृष्णा? बस वेरी गुड वेरी गुड। वो दोरिया में आप दूर देखा जानो, दोरिया ये चमक जानो क्या है बेटा? पानी है। दूर से ना रेगिस्तान सड़क गर्मियों के दिन तो दिखाई देती है, वो मृग तृष्णा होती है। तो क्या आप सोशल जस्टिस की स्थापना कर सकते हैं क्या? नहीं। ये मृग तृष्णा एक बार हो जाती है, समाज फिर असंतुलित हो जाता है। ये नहीं हो सकती कभी भी। ये बताओ सामाजिक न्याय का समर्थक है क्या जॉन रोल्स? उसकी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से निपटने के कितने नियम हैं? 2 नियम। वो क्या है? सामाजिक न्याय तो है, और ये कहता है सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ क्या है? मृग तृष्णा है। मृग को, उस हिरण को पानी मिलता है क्या रेगिस्तान में? कभी नहीं मिलता। तो वैसे ये भी सामाजिक न्याय भी प्राप्त है नहीं किया। अब आ जाता है अपने कौन? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहता है कि न्याय होना चाहिए किस रूप में? क्षमता के रूप में। ये तो कह रहा है पुनर्वितरण पे बल दे रहा है कि लोगों को बेसिक चीजें दे दो, उनको पैसा दे दो, उनको फ्री में दवाइयां दे दो, उनको फ्री में शिक्षा दे दो, या कुछ और दे दो। इससे काम नहीं चलेगा। फ्री भोजन देने से, फ्री गेहूं देने से काम नहीं चलेगा। बल्कि उनको क्या करो? सामर्थ्य का निर्माण करो, ताकि खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वो पुनर्वितरण जरूरत ही नहीं पड़े, उनको इतना मजबूत कर दो कि वो खुद कमा के खाए। वो
तो ये है न्याय का कौन सा सिद्धांत, क्षमता का सिद्धांत या सामर्थ्य का सिद्धांत। ये कहता है कि रोल्स देता है बांसुरी, बांसुरी दोगे क्या, बजानी नहीं आती उसको क्या करो, बांसुरी बजाना। तो किसी को मछली पकड़ के मत दो, बल्कि पकड़ना सिखाओ। जैसे उसने कल कितने नंबर मछली पकड़ी थी सब घटा बड़ा है हो सकता है आज उसने 2 नई मछलियां पकड़ ली उसको मछली पकड़ना सिखाओ। अब अंत में चलते हैं, और कोई नहीं बख्शता इसको, न तो स्वेच्छातंत्रवादी, न ही इसके दोस्त उदार समतावादी, और न ही बख्शते इसको समुदायवादी। समुदायवादी कौन है देखते हैं, यहां लिख लेते हैं मार्क्सवादियों की जगह समुदायवादी लिख लेते हैं। नारीवादियों में कौन है, सुसैन मोलर ओकिन। अब हम करते हैं समुदायवादी, और यहां हम एक ही व्यक्ति को करेंगे, वो है माइकल सैंडल। सैंडल की पुस्तक है लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म या लिबर्टी एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। सैंडल लिमिट्स ऑफ जस्टिस, देखो जस्टिस के साथ है ना, लिमिट्स ऑफ जस्टिस, न्याय की सीमाएं। अब वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें देखी हो गई न्याय के ऊपर, लास्ट में दोहराऊंगा, वैसे नहीं जान 5-10 पुस्तकें याद कराऊंगा। लिमिट्स ऑफ जस्टिस है किसकी, माइकल सैंडल की। सैंडल कहता है कि देखिए समाज का प्रथम सद्गुण न्याय नहीं है, बल्कि क्योंकि समुदायवादी भातृत्व के ऊपर बल देते हैं। चलो 3 आदमी को नाम लिखते हैं। स्वेच्छातंत्रवादी बल देते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, उदार समतावादी अमर्त्य जैसे लोग देते हैं बल, और समुदायवादी बंधुत्व पे, समुदाय में बंधुत्व होना चाहिए। तो सैंडल कहता है कि जॉन रोल्स जो कह रहा है कि समाज का प्रथम सद्गुण कौन सा है, न्याय, वो कहता है समाज का प्रथम गुण न्याय नहीं है बल्कि क्या है। तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जॉन रोल्स का विरोध करते हुए ये कहा कि न्याय का समाज का प्रथम सद्गुण न्याय नहीं है बल्कि समाज का प्रथम सद्गुण बंधुता, किसने कहा, सैंडल ने। सैंडल कैसा विचारक है, पुस्तक है लिमिट्स ऑफ जस्टिस। अब ये सारा संकट क्या, समुदायवादी कह रहे हैं कि जॉन रोल्स प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे रहा है, समुदाय पे ध्यान है नहीं दे रहा, इसलिए वो भी आलोचना कर देते हैं। तो इसके सारे बेचारे किसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये बेचारा जॉन रोल सबने किया है ना। तो अब मैं आपको जाते जाते सिर्फ क्या याद करवाऊंगा, 5 या 7 पुस्तकें याद कराऊंगा। अब पहले तो आपको जॉन रोल्स में कोई चीज समझ नहीं, वो पूछ रहे, सबको मुझे भागने की जल्दी है। मैं कहूंगा जॉन रोल्स समझ में आ गया, और ये गुरुजी ऐसा समझ में आया कि पूछो ही मत। हाँ, अब मैं फिर बता दूं, जब अगली बार कक्षा लगेगी ना, आपके मन में 20 प्रश्न हो गए, एक का ही जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि हमारी समझ में आ गया है। अब देखो मैं आपको बता दूं, कल संडे है, कल आप पेपर देने आएंगे 5 से 7:30। आगे 2 दिन छुट्टियां हैं, सोमवार की और मंगलवार की। अब फिर कब आएंगे आप, बुधवार को कितने बजे, 5 बजे आएंगे। कितनी तारीख को, 29 तारीख को, एक को नहीं 29 तारीख को आपको 26, 27 और 28 ये दिसंबर का महीना 2021 में छुट्टियां आपको। अब एक बार बैठे रहो 2 मिनट रुक जा दोस्त, 2 मिनट रुक जा, आगे 3 दिन की छुट्टियां पढ़ा लेने दो। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत, बहुत सारी शब्दावली, कैसे सामाजिक समझौता हुआ, कैसे हमने न्याय के बनाए नियम। न्याय के नियम लागू होते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं अपन, लेक्सिकल ऑर्डर, शब्द को इसी है कर्म बोलते हैं उसको। अंत में कौन सा नियम लागू होगा, भेदभाव का नियम। पहले स्वतंत्रता अवसर की समानता, अंत में ये नियम लागू होगा, बाकी सारी चीजें। अब अपन पुस्तकें करेंगे, आप देखो हम पुस्तकें करेंगे जॉन रोल्स की कोई एक पुस्तक, थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर किसकी पुस्तक, नोजी की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, फिर हेग की पुस्तक लॉ लेजिस्लेशन लिबर्टी मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, फिर अमर्त्य सेन की पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, फिर ओकिन की पुस्तक जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। चलो
ये कुछ 5-7 पुस्तकें याद होगी, कुछ और पुस्तकें तुमको वो बाकी जैसे जैसे अवसर आता जाएगा उन पुस्तकों को और याद कर लेंगे। समुदायवादी पुस्तक रह गई किसकी? सैंडल की। क्या सैंडल की? समुदायवादी की लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और एक है पुस्तक माइकल वाल्जर, कौन सी? स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। तो ये 4-5 किताबें भी आपको याद है, हो गई। अब आप एंजॉय करें, गांव जाएं, खेलें कूदें।